Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार। Domestic stocks decline around 1% amid negative global cues. Sensex closes near 59,600 mark. Nifty settles near 17,750 level. Rupee weakens 14 paise against the US dollar. And Brent crude prices rise above $81 per barrel. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 59,600 के करीब और निफ्टी 17,750 के आसपास बंद हुए। रुपए में डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट हुई दर्ज और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $81 प्रति बैरल के ऊपर पहुंची। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 59,600 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 17,750 के पास पहुंच गया। कारोबार की समाप्ति से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.03% की गिरावट से 621 अंक लुढ़ककर 59,602 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1% की गिरावट से 179 अंक टूटकर 17,746 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.05% के नुकसान में रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.01% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today declined around 1%. Both stocks fell amid negative global cues. The Sensex closed near 59,600 points, while the Nifty settled near 17,750 level. The BSE Sensex plunged 621 points or 1.03% to trade at 59,602. The NSE Nifty declined 179 points or 1% to trade at 17,746. And in the broader market, at the BSE, the mid-cap fell 0.05%. While the small cap index added 0.01%. In the Sensex pack, shares of 8 companies climbed while 22 slipped. IndusInd Bank was the top gainer as it climbed 2%, followed by Bharti Airtel, which gained 1.5%. Maruti added 1.4%, while on the other side, Tech Mahindra tumbled 2.6% and Ultratech Cement plunged 2.5%. Reliance and HCL both slipped 2%. In the sectoral indices, 13 out of 19 sectors logged losses. Telecom was the top gainer as it rose 1.3%, followed by auto, which gained 0.6%. While on the other side, realty tumbled 1.5%, IT plunged 1.4%, energy declined 1.3%, and tech fell 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,957 companies gained while 1,429 fell. Shares of 86 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.01% की गिरावट से 96.17 पर था। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में श्री राजीव नागपाल का, जो है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। राजीव जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। राजीव, 4 दिन हमने लगातार तेजी देखी, बाजारों में लगभग 4% का उछाल आया। उसके बाद आज जो हम गिरावट देख रहे हैं 1% से अधिक की, लगभग 1% की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसके प्रमुख कारण मानते हैं? देखिए, एक तो 2 चीजें देखेंगे कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है गिवन द फैक्ट कि बाकी एशियन मार्केट्स भी सब नीचे थी। डाउ जोन्स
कल नीचे बंद हुआ. नैस्डैक वाज बैडली हिट लास्ट नाइट ट्रेडिंग. एक तो जो फेड की जो मिनट्स रिलीज हुए हैं जिसमें कि क्लियरली इंडिकेशन मिलती है कि दे आर लाइकली टू बी मोर अग्रेसिव देन व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग. बैलेंस शीट साइज को श्रिंक करेंगे और जिससे लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी है जो कि पिछले 18 महीने से आप देख रहे हैं कि टैप्स ऑन थी, वो जो सिचुएशन है जो इमर्जिंग मार्केट्स में जिसकी वजह से काफी इन्फ्लोज हो रहे थे, वो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा कूल डाउन करेगी. और बाकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत कोई ज्यादा आप ये कहें कि चीप हो ऑन एनी पैरामीटर्स, वो केस नहीं है. सो गिवन बोथ द थिंग्स के लिक्विडिटी जो पुश कर रही थी मार्केट्स को ऊपर ग्लोबली और वैल्यूएशन दोनों एक हेडविंड्स हो गई है रादर देन बीइंग टेलविंड्स, तो उसकी वजह से मार्केट्स जो है ग्लोबली करेक्ट करी है और इंडियन मार्केट्स ने भी करेक्ट करा. पर इंडियन मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे कुछ दिनों से, तो वो इतनी इंडेक्स लेवल पे और इवन इन मिड कैप स्टॉक्स हैज नॉट बीन दैट बैड. So broadly we have outperformed. Yes, today we corrected a bit, but the whole setup is such that possibility that we are going to outperform is higher at this point of time. But what does actually the reduction in asset holding by the Fed augur for our domestic markets, Rajiv? See, that actually augurs not so good news for the global liquidity situation. And especially because when there is a huge amount of liquidity globally, and then risk on trade catches on, and because the money has to be invested somewhere. You see, till last month around $16 trillion was invested in debt securities where the yield was negative. Essentially that means that if you put money 5 years down the line, you're either going to get lesser money, you are going to get zero interest rate on it. Now in such situations, when there is ample global liquidity, money tries to chase the risk. People are, institutions are ready to take the risk in order to generate return. Finally, they have to give, whether it's a bank, whether it's any fund, they have to generate returns for which they take high risk because the cost of money is low. As soon as the cost of money rises, they tend to put money in less riskier assets. And as emerging market equities are one of the most riskiest assets in the world. That's true. When it comes to short term and long term, most of the economies have done well, if you had invested. But you have to look at returns for a dollar adjusted returns. They are not very great even in long term for, investors. So the risk of trade takes off from the table, and that leads to a slighter, lesser amount of money flowing into emerging market, which means lesser asset prices. So, राजीव, जो हमने पिछले 3 दिनों में FIIs का रुख बदलता हुआ देखा, पलटता हुआ, देवर नेट बायर्स भारतीय बाजार में वापस लौट आए थे नए वर्ष में, आपको लगता है कि अब ये FOMC की जो अनाउंसमेंट आई है उसके बाद फिर से वो नेट सेलर्स बन जाएंगे भारतीय बाजार में? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि इसमें एक चीज इंडिया में जो फर्स्ट मंथ होता है, जो एलोकेशंस होती हैं उनका बाकी सब FPI का मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च 31 नहीं है, वो 31 दिसंबर है. तो उनका जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो वो जो एलोकेशंस है, मान लीजिए MSCI इमर्जिंग मार्केट की एलोकेशंस है, बाकी हेज फंड्स की एलोकेशन है, उसका पैसा जो है वो इनिशियल पीरियड में आता है. तो उसके चलते वो शायद हो सकता है नेट सेलर्स ना हो, बट प्रोबेबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि 500 करोड़ की बाइंग आई तो उसके आगे 4,500 करोड़ की सेलिंग आ जाएगी, तो नेट सेलर भी अगर वो टर्न होंगे तो कोई बहुत लार्ज क्वांटिटीज में नहीं होंगे. इनफैक्ट अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नंबर्स देखेंगे वो नेट सेलर है, बट द नेट आउटफ्लो वाज नॉट एक्सट्रीमली हाई. 2 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3 बिलियन वन मंथ इज नो बिग डील. उतना अब्सॉर्ब कर सकते हैं DIs के फ्लो. सो चांसेस है कि वो इनिशियली इतना बड़े सेलर शायद ना टर्न हो बिकॉज फ्रेश एलोकेशंस की वजह से. Yeah, but with the Fed actually hinting at tapering and pushing up the rates, don't you feel that the FPIs and FIIs would be more inclined and rather go away from our markets? No, I don't think so. I mean, see, at the end of the day, if you look at the corporate earnings, see, in India, there is one big sector which contributes to the earnings of Nifty and index level, is IT. And there are huge tailwinds for IT as far as the earnings are concerned, given the fact that IT sector has gained tremendously because of COVID, because of
rapid digitalization and everybody wants to turn into cloud, all those things. All that expenditure on IT, which was supposed to come over a period of 5 to 7 years, has got pushed back to 3 years or 4 years. So I don't think so. FIs, of course, they may probably take off some bit from whatever, let's say, in my opinion, probably we might see some softening in the commodity prices. So they might move out of some of the commodity stocks where they have exposure. But I don't think so, that all of a sudden they will just be turning into seller and they will get cut off. That has never happened in the history since the time they have come in last 20 years. And it can make you to happen again. Because another thing, some of the long-only investors who invest, there is a re-rating of India which has happened in the last 2 years, being seen as a place where manufacturing is likely to get picked up because of China Plus One policy. So all those things, and we are only looking at what's happening in the stock market. If you include the figure, the amount of money which is coming in the private equity market or, in startups, in all those unlisted space, I think it far outweighs the amount of money which goes out of India. And net basis, even on days when you see FPI as a seller in stock market, they are net buyers of Indian equities in unlisted or private space. जी, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओह, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. Rajiv, before going into the break, we were talking of the IT sector being overvalued or a lot of money being put into it. So IT and financial stocks, generally considered to be the safe havens in these torrid times, have actually been falling in the last few sessions. So how do you see this, and is this thing actually going to continue, or we are going to see more consolidation in the coming days? See, first, I don't think they're overvalued. I mean, the valuation, they have, if you look at the historical valuation, then they're still far below that. The thing is that from a, let's say, a band of price earning multiple, let's say 2022, they moved to a price earning multiple of, let's say, 30. Now the question is, one, that is not an overvaluation given the fact that the growth is going to be phenomenal in coming, let's say, 2 to 3 years. The order books are going to be full. I mean, there are companies which are telling people that they will decide on which client they want to have and which they don't want, which was never a situation even in 2000. Coming to the financial part, see, FI, if they had to sell something, they will sell only the stuff which they own. And one of the sectors where they have the biggest exposure is financial, because financial stocks are a direct proxy player to what's happening in your economy. Now, if they have to sell, if they're holding HDFC or any XYZ stock, that is what they're going to sell. And some of these figures which we see in FI selling coming up in the stock market is also that some of the private equity funds who had bought, where the companies have gone public, in IPO, some of the startups have gone public, there we have seen some selling. So that number is also included. In my opinion, probably financials is a space where one can look for opportunities for technical trade. I think more than required pessimism has been built into those prices, and things are not as bad as probably what stock prices or the noise on the street is making them appear to be. So these two sectors, according to me, IT is going to continue to do well. Of course, some minor correction will happen. You will see some profit booking here and there where stocks correct, let's say, 5 or 6% over a period of time. But I don't think so that we are going to see any major outflows from both the sectors. इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर के तो राजीव काफी अच्छे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट रही है, रिटेल और स्मॉल एंड मीडियम। मुझे थोड़ा सा डाउट है उसमें, मतलब वो देखिए बैंक का अपना काम है कहना, तो वो कुछ भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि उतनी जितना क्रेडिट ग्रोथ की वो बात करते, अगर आप बेस इफेक्ट को कंसिडर करें तो बहुत ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ रही है। उसका 2 रीजन है। एक तो जो होलसेल क्रेडिट है, कैपेक्स साइकिल अभी शुरू नहीं हुआ है। वो उम्मीद है कि एज दिस PLI स्कीम स्टार्ट टू टेक शेप,
as China+1 policy, mean that probably will happen. Retail, I don't think so. Retail growth जो है बैंक्स भी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि जो कोविड के रिलेटेड इश्यूज हैं वो पर्सनल इनकम वगैरह पे थोड़ा सा एक्सेप्ट सर्टन सेक्टर कुछ डिस्पोजेबल इनकम पे हिट आ सकता है. इसलिए आई डोंट थिंक सो कि जो अगर बैंक क्लेम भी कर रहे हैं क्रेडिट ऑफटेक, आई डोंट थिंक द रियल नंबर्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट. और रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या लगता है आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे हम अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट की आशंका है? देखिए, दो क्षेत्र हैं जहां पे बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिजल्ट आ सकते हैं. तो एक तो आईटी क्षेत्र है जहां पे रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं. इन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑब्वियसली ग्रोथ तो आएगी. द क्वेश्चन इज स्टॉक प्राइस जो है, अगर आप उसकी बात करें तो वो एक फंक्शन होता है एक्सपेक्टेशन का. तो वहां पे फिर भी पॉजिटिव सरप्राइजेस की उम्मीद है. जो जहां पे भी वो सेक्टर जहां पे कमोडिटी हैव बीन एन इनपुट रॉ मटेरियल, जहां पे भी कॉस्ट इन्फ्लेशन हुई है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, और उन सेक्टर्स में प्राइसिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं होती, वहां पे आपको थोड़ा सा इशू रहेगा, विच इंक्लूड्स ऑटो कंपनीज जिनके प्राइस रॉ मटेरियल प्राइस चाहे वो मेटल हो चाहे वो बाकी हो कंपोनेंट्स हो, वहां पे कुछ बढ़े हैं और वो इतना डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं रही है कि वो पास ऑन कर सके हर प्राइस इंक्रीज को. सो दैट इज अनदर एरिया जहां पे मुझे लगता है कि शायद डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, जहां पर भी रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस पुश इन्फ्लेशन रही है विदाउट अ स्ट्रांग ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करते. So Rajiv, under the given circumstances, what sectors would you advise our listeners to invest in at the moment? Well, I mean, we always talk about investing. I think probably, I'm still bullish on IT space. I'm still looking at companies which are in last 1 or 2 years in auto ancillary space have been able to transform themselves, have concretely given an indication that they will be able to survive in the era of EV. That is one area where one needs. So I won't be able to take stock specific names due to regulations. Yeah. But EV, that's one area where one may get surprises in coming days. And third, of course, to me is financials. And in financial, I would not only say lenders, but in some of the financial services where there's an element of annuity earnings in their businesses, maybe exchanges and all. That is an area where probably we might see investors can look at. But again, remember one thing, that when you're investing at a time when markets and valuations are high, you'll have to readjust your time horizon. You can't, if anybody is expecting that we are going to see a repeat of what has happened in 21 in 2022, the probability that he's in for a root shock is higher at this point of time, given the broader picture, which is the adjustment of the balance sheet by the central banks. So आपको लगता है कि जैसे आप मनी मैटर्स में कह रहे थे कि यूएस फेड का जो रुख है वो टाइटनिंग की तरफ है, लेकिन जो दूसरी सुपर पावर है चाइना, वो एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चल रही है. सो ऐसे में हमारे भारत जैसे देशों के लिए क्या क्यूज मिलते हैं? आपको क्या लगता है आरबीआई का क्या रुख रहेगा? क्या वो अपनी अकोमोडेटिव पॉलिसी को आगे भी जारी रखेंगे थर्ड वेव को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए? आई डोंट नो, ओमिक्रॉन को देखते हुए इतना शायद कोई बहुत बड़ा वो होगा, बिकॉज लकीली एज थिंग्स शेप अप व्हाइल द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, द चांसेस ऑफ अ लॉकडाउन और अ सडन शटडाउन आर लिटरली जीरो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो मुझे लेकिन स्टैंड इसलिए रह सकता है बिकॉज अगर कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन होते हैं, ऑयल प्राइसेस अगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं, तो जो इन्फ्लेशन का एलिमेंट इंडिया में है, हमेशा ऑयल प्राइसेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. अगर वो स्टेबल रहते हैं, नहीं देखते, तो आई डोंट थिंक सो आरबीआई वुड बी ना हरी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक मेरे हिसाब से तो नहीं है. और धीरे धीरे जो भी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसको थोड़ा सा उसको डीरेल ना हो जाए. आई डोंट थिंक सो. तो आरबीआई, एंड सेकेंडली अगर आप देखिए, आरबीआई को जल्दी हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तब भी ज्यादा होती है अगर उसको लगता है कि हॉट मनी इंडिया से बाहर चला जाएगा, जो बाहर से डेट में पैसा हुआ है वो बाहर चला जाएगा. बट अगर मनी जो स्टार्टअप्स और बाकी प्राइवेट इक्विटी में आ रहा है वो अगर आता रहता है, डॉलर स्टेबल रहता है, रुपी स्टेबल रहता है, जिसकी चांसेस है,
तो वो अगर स्टेबल रहता है तो आई डोंट थिंक सो आरबीआई वुड बी ना हरी के एक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन हो गई बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रीजन बढ़ गई है तो उसके चलते वो बढ़ा दे. तो माई बेट वुड बी ऑन दैट वो थोड़ा सा डविश ही रहेंगे और अकोमोडेटिव स्टांस को ही आगे रखेंगे विद अ केवियट के कह देंगे कि अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ तो वो शायद चेंज कर देंगे. आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू एक्ट इन हरी. It's time now to slip into a quick break, but there are lots of things coming up on the other side of the break. Stay tuned. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया. सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया. ओहो तो ये बात है. हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे. बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. आप कह रहे थे कि वर्ष 2022 में ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2021 की तरह रनअवे रैली आएगी 22% की जो हमने देखी. लेकिन अदरवाइज आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या एक लोअर लेवल का हम उछाल देखेंगे या आप सोचते हैं कि ओवरऑल करेक्शन भी आ सकती है? देखिए, इंडेक्स लेवल पे आई थिंक वॉलेटिलिटी विल बी द हॉलमार्क ऑफ 2022. बिकॉज जैसे कि बात हो रही थी कि अभी यूएस फेड लिक्विडिटी कम करेगा, चाइना अपने तरीके से अपनी करेंसी को एज यूजुअल मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा. तो वो उसके चलते आई थिंक देयर विल बी सम टग ऑफ वॉर एंड इमर्जिंग मार्केट विल बी द वन. बट प्रोबेबिलिटी सिंगल डिजिट अगर पॉजिटिव रिटर्न आती तो सिंगल डिजिट रहे उसकी हो सकती है रादर देन रिपीट. 2021 में आप शुरू में देखेंगे तब सेंट्रल बैंक जो थे वो अपनी मनी प्रिंटिंग को एक सर्टेन स्पीड से बढ़ा रहे थे. 2022 में ना तो वो प्रिंटिंग स्पीड रहेगी एंड सेकेंडली जो बाकी जो एसेट क्लास है जो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं करे एज अ रोटेशनल जब चेंज होगा तो डेट और इक्विटी से पैसा जब शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से भी आई थिंक थोड़ा सा इशू रहेगा इक्विटी मार्केट में. और उससे भी बड़ा इशू जो है वो वैल्यूएशंस का है. ग्लोबली किसी भी मार्केट में अगर आप देखेंगे एवरेज ट्रेडिंग मल्टीपल्स आर फार हायर एज कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू बी. Rajiv, the small caps have been doing well over the past few sessions, but do you think that with the general perception of the small caps being more or most prone to the swings and the moods of the market, it's going to withstand and hold on, and it's going to be in the upward trajectory anymore? The headwinds for small cap are far higher, and for a simple reason, while the going is good, we tend to see small caps, and in small cap one has to be very selective. I don't want to, with a broad brush, say that small caps are bad. It depends on what business that companies are doing, and what sector they are into, and whether the small cap company whether it's an over leveraged company or not. All those things are there, but the risk to a small cap is far higher than as compared to a large cap. Because as a business, if you look at it, as a business, the ability of a large cap, large balance sheet size company to take any negative move, let's say any adverse movement in economy, in global economy, is much higher as compared to a small cap company, where the balance sheet size is the one the company is leveraged. So there are risks are higher, but one has to look at each stock on a standalone basis before figuring out, oh, this is a bad small cap or this is a good small cap. So caution is the watchword. और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था. ये गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ये संकेत देने के बाद आई कि वे अमेरिका में अनुमान से जल्दी ब्याज दरों को बढ़ाने और आर्थिक बढ़ावे को वापस लेने के कदम उठा सकते हैं. दूसरी तरफ अमेरिका में 2 और 5 वर्ष के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर कई वर्षों के उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे.
जापान का निक्केई सूचकांक 2.9% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.1% की गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% के नुकसान में रहा। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% की बढ़त रही और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.6% की तेजी दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो वॉल स्ट्रीट के प्रमुखतः टेक कंपनियों वाले नास्डैक सूचकांक में कल 3% से अधिक की भारी गिरावट आने के बाद यहां भी अंतर्दिवसीय कारोबार में तीव्र मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.5% के नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में 1% की गिरावट थी और फ्रांस का कैक 1.2% की मंदी पर था। And moving on to the U.S. markets, the U.S. stocks declined and Treasury yields jumped yesterday after meeting minutes released by the Federal Reserve indicated that it might not only raise interest rates sooner than expected, but could also reduce its overall asset holdings to tame high inflation. The Dow Jones Industrial Average fell 1.1% and the S&P 500 plunged 1.9% and the Nasdaq Composite Index tumbled 3.3%. And oil prices today rose sharply, extending a rally from the previous session on escalating unrest in OPEC plus oil producer Kazakhstan and supply outages in Libya. Brent crude was trading around $81.70 per barrel, while the WTI crude prices were at $78.80 per barrel when reports last came in. $81 को क्रॉस कर जाना ब्रेंट क्रूड का रेट, ये आपको कितना चिंताजनक लगता है? देखिए, सस्टेन कितना करता है वो डिपेंड करता है, बट that is one reason why I think one big headwinds for a red flag for the Indian market. थोड़ा सा चिंता का विषय यही है कि अगर ऑयल प्राइसेस इसी पेस पे मूव करते रहेंगे तो I think then both our fiscal numbers and more the fiscal numbers, the कंपनी जिनके, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इंडिया में ऐसी हैं जो इम्पोर्ट करती हैं जहाँ ऑयल डेरिवेटिव्स पे उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो कि ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में 30-40% की वृद्धि देख चुके हैं, तो उसके चलते ये वन ऑफ द रेड फ्लैग और शायद जो रिस्क रहेगा टू अंडर परफॉर्मेंस इन रिलेटिव टर्म रादर देन एब्सोल्यूट अंडर परफॉर्मेंस। जी, अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 380 रुपए की गिरावट से 47,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 1,590 रुपए की तीव्र गिरावट से 60,650 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,799.70 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $22.30 प्रति आउंस पर थी। नॉर्मली वन वुड एक्सपेक्ट कि सोने में हम शायद कुछ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट डिमांड देखेंगे, तेजी देखेंगे, लेकिन ये गिरावट जो है कैसे देखते हैं आप इसको? ये थोड़ा सा डॉलर की एडजस्टमेंट है जो कि हर कमोडिटी में हो रही है, बट आई थिंक थोड़ा सा अभी भी स्कोप है फॉर अ स्पाइक टू कम इन गोल्ड प्राइसेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टिल द टाइम डॉलर जो है स्टेबलाइज नहीं होता है, एंड स्पेशली द डिफरेंशियल बिटवीन द यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपी। समय समाप्त हो गया है, हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks decline around 1% amid negative global cues. Sensex closes near 59,600 and the Nifty settles near 17,750 level. Rupee weakens 14 paise against the US dollar and Brent crude prices rise above $81 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with me, Sonu Sood, saying adios till we meet again the next time. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra